के साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। करनाल को सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। सीएम ने पहले मंगल स्नान ऑडिटोरियम से करीब 34 करोड़ की लागत से बनने वाले पश्चिमी बाईपास और शेरगढ़ टापू से मोदीपुर तक बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उसके बाद करनाल नगर निगम को दिए गए कचरा उठाने वाले 30 वाहनों को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि बजट सत्र और यूक्रेन मामले पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास जो उपयोगी होगा, खास करके जो गरीब जनता है, छोटा किसान है, छोटा यानी जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, छोटा व्यापारी भी है, हर प्रकार से ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के उनके लिए विशेष योजना लेके आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत से प्रोजेक्ट्स वो उसमें लाने वाले हैं, क्योंकि केंद्र के बजट में भी इस बार हमने देखा है डिजिटलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर जोर था। और एक आगे भी हम एक वेलफेयर की एक्टिविटीज किस प्रकार से चलेंगी उसका आप लोगों को देखिए। हमने अपने यहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया है हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं। और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है। और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूंकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा सके और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट करके सुप्रीम अपने हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ है। हमने एक प्रावधान किया था कि 50% महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये देने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग चले गए जो इनको ये मंजूर नहीं है। अब कोर्ट जैसा फैसला करेगा। बीजेपी इकट्ठी लड़ेगी, अलग अलग सब मिल करके चलेंगे। अपने सिंपल पर लड़ेगी जी, जो ये पार्टी चुनाव है। एनसीआर दिल्ली सेंट्रिक है और दिल्ली से 100 किलोमीटर की दूरी जहाँ जहाँ तक आती है उन तहसीलों को उसमें लिया गया है। और बाकी रेडियल तौर पर जो बड़े शहर हैं उसमें करनाल शहर भी एनसीआर में ही है। केवल नेता कुलदीप शर्मा का कहना कि मुख्यमंत्री करनाल को भी नहीं बचा पाए एनसीआर। अरे मैंने बचा नहीं पाए, लोगों की डिमांड रही है कि एनसीआर से बाहर करें, क्योंकि एनसीआर के जितने पैरामीटर्स बनाए गए हैं, जितना दबाव बनाया गया है, हमने तो ये मांग ही की है कि जिस प्रकार का पहले एनसीआर में खुले रूप से जाने की खुशियां मनाएगी, तो उसका कोई लाभ नहीं है। आज एनसीआर के कारण से, प्रदूषण के, एनजीटी के कारण से जितने लोग दुखी हैं, इंडस्ट्री हमारी परेशान हो गई है और भट्ठे वाले परेशान हो गए हैं। इसलिए एनसीआर का लाभ बहुत दिल्ली के आसपास तो कुछ ना कुछ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ हो रहा है, बहुत दूर तक एनसीआर का कोई बहुत लाभ नहीं हो रहा है। उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते से भी गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर, यहाँ तक उसका लाभ है, इससे आगे लाभ नहीं है। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जिसके मद्देनजर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की रूपरेखा तय की गई है। साथ ही शिक्षा विभाग में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं, इसको लेकर के हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत की है। दिखा देते हैं आपको। 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इसी को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आज बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की रूपरेखा तय की गई। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। सर, बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ तब्दीलियां जो है वो की गई है? शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, खास सब तब्दीली नहीं है। जो पहले से एक निर्णय लिया गया था कि 7 तारीख को बजट प्रस्तुत करेंगे, उसमें थोड़ा चेंज करके वो बजट प्रस्तुत जो है वो 8 तारीख को होगा। 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे। उसमें एक दिन बढ़ा है चर्चा पे, क्या, ताकि महामहिम राज्यपाल का जो भी भाषण है उस पर चर्चा के लिए नेता प्रतिपक्ष का इस प्रकार का सुझाव था कि वो एक दिन बढ़ना चाहिए, तो वो एक दिन बढ़ाया है। अब बजट 7 की बजाय 8 तारीख को प्रस्तुत करेंगे और 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। 14, 15, 16 उस पर 3 दिन तक चर्चा रहेगी। तो इतना ही परिवर्तन है। 22 तारीख तक हाउस चलेगा। सर, अगर बात करें सेशन की, अगर बात की जाए तो इस बार जो है एडहॉक कमेटी जो है वो गठित की जाएगी, उसका क्या कुछ रोल रहेगा, किस तरीके से वो फायदेमंद रहेगी बजट सत्र को लेकर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए, समाज की भी और जनप्रतिनिधि की भी। जब पहला बजट उन्होंने प्रस्तुत किया था, तब भी उन्होंने सभी विधायकों को आमंत्रित किया था
और उनके साथ चर्चा की थी, और जो सुझाव उन्होंने दिए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बजट में शामिल भी किया था। और अब की बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज से भी सुझाव मांगे थे, जो अलग अलग वर्ग हैं उन सबसे सुझाव भी मांगे, और साथ ही जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी उन्होंने सुझाव मांगे थे। अब ताकि उनकी सहभागिता और बढ़े, इसके लिए कमेटियां गठित करके जब बजट प्रस्तुत करेंगे तो उस पर निश्चित तौर से विचार विमर्श करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसी बजट के अंतर्गत अगर आप कुछ परिवर्तन कुछ और चाहते हैं तो आप हमें सुझाव दो, अगर कुछ करना चाहते हैं तो हम उसमें करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जनभागी जो है उसमें हो, जनप्रतिनिधि की उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारी सोच है कि हम जनता के जनहित के कार्यों के लिए जनता ने हमें चुना है, और उस जनहित के कार्यों में अगर विपक्ष भी कोई अपना सुझाव देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको भी शामिल करेंगे। सर, बीएससी की बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मीडिया बाइट दे रहे थे, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सरकार को घेरने के लिए हमारे पास बहुत अधिक मुद्दे हैं, खास तौर पर जिस तरीके से महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, रिक्त पड़े पदों की अगर बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, और साथ ही साथ जिस तरीके से सरकार एक विधेयक लेकर आ रही है, गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, इसको लेकर भी काफी जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे इस बार? बिल्कुल, देखिए ये तो उनकी जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है उनका कि ज्यादा से ज्यादा सवाल वो उठाएं, और उनको कहीं अगर कमी नजर आती है तो वो उस पर चर्चा करें, उसके लिए प्रयासरत रहें। सरकार की जिम्मेदारी है कि जो भी वो सवाल उठाते हैं तो उनका जवाब दें, ताकि जनता के सामने स्पष्ट हो सारी बात। और इससे कोई सरकार को नुकसान नहीं होता। कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जो जनहित के होते हैं, लेकिन कई बार उसकी एक चर्चा इस प्रकार से चल पड़ती है जैसे नहीं, तो अगर सवाल उठाएंगे, जैसे आप ही हैं, मीडिया है, अगर मीडिया हमारे से सवाल पूछता है तो कई बार उससे ही समाज के सामने बात क्लियर होती है। तो उसका मतलब ये नहीं कि अगर मीडिया मेरे सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब वो मेरे खिलाफ है, वो तो जनता का ही सवाल है, उसने पूछ लिया। और मुझे एक मौका मिल, की जिम्मेदारी है कि उस बजट में ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो वो उसका प्रयास करते हैं। तो हमारी जो भी डिमांड है, मान लीजिए स्कूलों को अच्छा करने की है, या नई टीचर की भर्ती की है, या संस्कृति मॉडल स्कूल और खोलने की है, या कॉलेजों में कुछ की है, या खेलों के लिए कुछ करने की है, ड्यूल डेस्क की, तो ऐसी बहुत सी डिमांड है जो हमने माननीय वित्त मंत्री जी के सामने, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है। तो इस बजट के दायरे में निश्चित तौर से मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले साल भी हमारा बजट काफी बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री ने दिया था, और उससे पहला बजट भी हमें काफी बढ़ा के दिया था। लेकिन मैं इसको अपना दुर्भाग्य समझता हूं कि भाई कोरोना की वजह से हम कुछ बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सके हैं, हम बहुत परिवर्तन नहीं कर सके। लेकिन अब मुझे लगता है कि ईश्वर की कृपा रहेगी तो अब कुल मिला के सब कुछ ठीक होता जाएगा, तो हम काफी कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरे बजट का उपयोग भी पिछली बार हम नहीं कर सके। तो निश्चित तौर से अब की बार हमारे पास अच्छा अवसर मुझे उम्मीद है कि रहेगा, और काफी कुछ करना चाहते हैं। अगर स्कूलों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, तो सबसे अधिक अगर कोई प्रभावित विभाग रहा है तो वो शिक्षा विभाग रहा है। स्कूल बंद रहे, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस ली गई, कुछ एक इलाकों में जिन बच्चों के पास अगर एंड्रॉयड मोबाइल्स नहीं थे, नेटवर्क के इश्यूज थे, किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके से कोरोना के ऊपर अभी अंकुश लगा है, काफी हद तक अंकुश लग चुका है, तो अभी जो मौजूदा हालात हैं, समय सारणी में बदलाव किए गए हैं, किस तरीके से जो है क्लासेस लगाई जाएंगी? देखिए, वैसे तो कोरोना काल में भी हमने काफी काम किए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले, जो पहले 22 थे, हमने 116 और खोल दिए उसमें। इसी प्रकार कॉलेज भी, नए कॉलेज भी हमने खोले हैं। इसी प्रकार सुपर 100 जो हमने शुरू किया, उसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। 29 बच्चे जो हैं जो IIT में एडमिशन हुआ, 26 बच्चे हैं जो MBBS में एडमिशन हुआ, और एम्स में भी हमारे 6 बच्चे। तो काफी अच्छे काम भी हुए, लेकिन जितने होने चाहिए थे शायद उसमें फिर भी कमी रही। कोरोना की वजह से उसमें एक दिक्कत हमारे सामने आई है। तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में और ज्यादा अच्छे तरीके से हम ये सारा कुछ कर सकेंगे। सर, एक अंतिम सवाल कि निजी स्कूलों की मनमानी जो फीस वसूलना था, चाहे वो ट्यूशन फीस को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस को लेकर हो, या एनुअल फीस को लेकर हो, या फिर ड्रेस कोड की अगर बात करें, तो लगातार जो है काफी अभिभावकों की भी लगातार ये शिकायतें आ रही थी कि स्कूलों की फीस जो है वो बढ़ाई जा रही है। हालांकि कोरोना काल के दौरान जिस तरीके से वित्तीय प्रभाव जो पड़ा है, उसको देखते हुए सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई? देखिए, इस सेशन के शुरू में ही कुछ अभिभावक मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा था कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस को लगभग डबल कर दिया। तो निश्चित तौर से चिंता का विषय था, और उस पर हमने विचार विमर्श किया, और उसके बाद हमने उसके लिए नियम निर्धारित कर दिया। अब कोई भी स्कूल जो है वो 5% से ज्यादा साल में अपनी फीस नहीं बढ़ा सकेगा। ऐसे ही कुछ अभिभावक हमें मिले थे, उन्होंने हमें कहा कि भाई स्कूल हर साल अपना कलर, जो ड्रेस है उसका कलर चेंज कर देता है, जिसके कारण उन्हें अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है,
क्योंकि बच्चे की लगभग हाइट भी और सारा कुछ लगभग वैसे ही रहता है, तो अगर हर साल बदलेंगे तो उन्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। तो उस पर भी हमने निर्णय लिया कि 5 साल तक वो उसका कलर चेंज नहीं कर सकते, एक ही जैसी ड्रेस रहेगी। तो मैं समझता हूँ इससे विभागों को लाभ होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे जो प्राइवेट स्कूल है उनकी यूनियन भी मिली थी और उन्होंने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की, कोई नाराजगी उनकी नहीं थी, वो भी सेटिस्फाई थे। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो भी सुधार की बात है, अगर अभिभावकों को कोई शिकायत है, कंप्लेंट है, तो आने वाले टाइम में और भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या है तो निश्चित तौर से उसका भी समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, जिन्होंने आगामी बजट को लेकर जो 2 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा उसके बारे में शेड्यूल जो जारी किया गया है उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों द्वारा जो मनमानी फीस वसूली जाती थी उसको लेकर भी अब सरकार जो है कड़े दिशा निर्देश जो है पारित की जा चुके हैं। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के दौरान भारी संख्या में भारत के विद्यार्थी और अन्य लोग फंसे हुए हैं। हालांकि कई जहाज विद्यार्थियों को लेकर लौट रहे हैं। वहीं यूक्रेन में फंसी छात्रा यमुनानगर पहुंची। एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि वहां युद्ध के दौरान परेशानी के हालात थे और भारत सरकार और भारतीय दूतावास ने किस तरीके से उनकी मदद की और उन्हें सकुशल यहां पहुंचाया। छात्रा के पिता सरदार सुखविंदर सिंह का कहना है कि वो भारत सरकार, यूक्रेन विश्वविद्यालय और भारतीय दूतावास का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को सकुशल भारत लाने में मदद की है। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। हम वहाँ पे अपना फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके थे। सेकंड सेमेस्टर की स्टार्टिंग में हमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन बढ़ने लगी, तो हमें थोड़ी दिक्कत होने लगी वहाँ पर। तो इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी ने हमारा सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन कर दिया और हमें घर जाने के लिए एडवाइस किया। लेकिन वहाँ पर इस 26 फेब को फ्लाइट्स बंद होने के कारण हम अपनी टिकट्स बुक नहीं करवा पाए। तो इसी वजह से हमारी यूनिवर्सिटी ने हंगरी इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया और हमें वहाँ पर बाय रोड हंगरी बॉर्डर तक पहुँचाया गया। तो हंगरी बॉर्डर से हम वहाँ के एयरपोर्ट बुडापेस्ट पे पहुँचे और फिर उसके बाद हमारी वहाँ से फ्लाइट हुई। मेरी बेटी दमनप्रीत कौर, जो कि यूक्रेन के अजरोड नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एमबीबीएस पढ़ाई के लिए गई थी। वहाँ पे एक सेमेस्टर उसका पूरा हो चुका था और अगले सेमेस्टर के लिए जैसे ही शुरू हुआ तो ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ जैसी बेटी का, हमें भी न्यूज़ से पता ही चलता था, बेटी का भी फ़ोन आ रहा था कि पापा यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आने लगा है। तो हमने आनन फानन में जैसे टिकट के लिए भाग दौड़ करी, टिकटों का रेट बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिर भी हमने 5 मार्च की सोची कि टिकट मिल जाए, तो हमने करवाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी तो ਅਸੀਂ ਹੰਗਰੀ ਬੋਰਡਰ तक बस भी चाहिए, नहीं हंगरी बॉर्डर से उधर इंडियन एम्बेसी की बस थी। खाना मिले अब तक? हाँ जी, नहीं खाना बस में। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों से संपर्क में है। साथ ही साथ इन लोगों के परिवार से भी लगातार बातचीत की जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रदेश स्तर पर सरकार ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। इसी तरीके से जिला प्रशासन ने भी एक नंबर जारी किया, जिसमें कोई भी परिवार यूक्रेन में फंसे अपने परिजनों के संबंध में सूचना दे सकता है। मैं जिला यमुनानगर से हमने जो है अपने प्रशासनिक तंत्र से गांव और शहर में रिपोर्ट ली है कि कितने बच्चे या फिर कितने जो है व्यक्ति यमुनानगर जिले के यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी कल जो है आंकड़ा ये करीबन 42 लोगों का है हमारे पास। और इसमें मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार जो है यूक्रेन में फंसे हुए जितने हमारे साथी हैं उनको वापस लाने के लिए पूरा जो है प्रयासरत है। इसके लिए जो है प्रदेश सरकार ने, हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पे एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है, जो है 9212314595। और साथ ही साथ जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक जो है नंबर चालू किया है 01732237801, जिसपे कोई भी हमारे जिले का व्यक्ति यूक्रेन में अगर उनके कोई साथी रिश्तेदार कोई भी फंसा हुआ है तो उसके बारे में हमारे या इन नंबरों पे संपर्क करके सूचना ले सकता है। हरियाणा के 22,000 थे जो यूक्रेन में। महाशिवरात्रि की मैं जिला नगर के सभी निवासियों को शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूँ।
और मैं आशा करता हूँ हरियाणा ही की जो लिस्ट कल आई वो सारा सही है, कुछ आज अखबार में छपी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।